ठीक। हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बाल गोपाल? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन के बाद हम टेस्टिंग करेंगे कि प्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। टेस्टिंग ऑफ प्यूरिटी। टेस्टिंग होने के बाद, टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग होने के बाद उसकी क्वालिटी पता करेंगे। क्वालिटी या क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ सर। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या? उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। क्वालिटेटिव पता लग गया तो क्वांटिटेटिव, यानी जो भी एलिमेंट मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव, अरे स्पेलिंग गड़बड़ हो रही, ठीक है। क्वांटिटी पता करेंगे, क्वांटिटी पता लग गई तो फिर इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला पता लग गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग गया तो स्ट्रक्चर मालूम कर देंगे, है ना? हाँ सर। राइट। हाँ सर। बाकी की भी हाँ चाहिए। यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? लाइफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी लाइफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले ये माना जाता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ऐसा पहले मान लेते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, ऐसा पहले माना जाता था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऐसी केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड, हाइड्रोजन कार्बन उनके डेरिवेटिव्स या उनकी बाल बच्चे जो भी हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बर्जिलियस ने सबसे पहले ये माना, बर्जिलियस ने क्या माना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ आइसोलेट कर सकते हैं। कोई दैवी शक्ति होती है, कोई चमत्कारिक शक्ति होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाती है। एक्चुअली में हम इनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड could be prepared only by living organism under the influence of mysterious force known as vital force। कोई अलग ही कोई फोर्स होता है जो है मालूम नहीं कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है। लेकिन उसी का बालक है, उसी का स्टूडेंट बोहलर। तो बोहलर ने पहली बार 1828 में यूरिया को बनाया। तो यूरिया क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया को बनाया। हाँ सर। तो जो अमोनियम साइनेट में देखिए 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, यानी इसमें एटम का रीअरेंजमेंट हुआ है। तो इसके पहले क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम नहीं थे? मालूम थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये मानते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उनको बना नहीं सकते। तो पहली बार बोहलर ने 1828 में, यानी आज से लगभग 192 साल पहले पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे बन चुके हैं, इतने बन चुके, मिलियन ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं और इतनी रिसर्च हो चुके हैं, इनके रिसर्च के पेपर को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमें लकड़ियों की जरूरत अंतिम समय में नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ सर। एसिटिक एसिड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे कैकुले ने प्रिपेयर किया। किससे? एलिमेंट से। ये एलिमेंट से बनाया गया है। बर्थोलेट ने लेबोरेटरी में मीथेन बनाया है, ठीक है ना? कैकुले ने पता लगाया कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। और पहली बार बार्नठेप और लीवेल ने कार्बन का या मीथेन का टेट्राहेड्रल मॉडल दिया, जिसके लिए उसको केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज 1901 में मिला। यानी केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? बार्नठेप और लीवेल को पहला नोबेल प्राइज मिला। इसके पहले केमिस्ट्री का कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? एनटीए ने इसमें से भी क्वेश्चन पूछे हैं, समझ गए? हाँ, ये भी याद करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग ब्रांच में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतने सारे कंपाउंड बन चुके हैं, इतने बन चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी इन्होंने कंपाउंड थोड़ी अलग होती है, इसलिए इनको हम अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, केवल कुछ एलिमेंट ही बनाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे नंबर में है। क्यों? इनमें कैटेनेशन की टेंडेंसी होती है। कैटेनेशन का मतलब क्या है? एटम का आपस में लिंक करने की या जुड़ने की टेंडेंसी, ठीक है ना?
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम, उसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। तो इसमें कैटेनेशन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आसानी से करंट पास नहीं होता है, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और इसके अलावा आइसोमेरिज्म शो करते हैं होमोलॉगी। आइसोमेरिज्म क्या है, मालूम है कि फार्मूला एक लेकिन कंपाउंड अनेक, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। जैसे C6H12 वो 6 फार्मूला किसका, ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी, इसके ऐसे टोटल 16 कंपाउंड बनते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। इसके अलावा इनकी जो रिएक्शंस होती है काफी स्लो होती हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होती, स्लो रिएक्शन होती, तो अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन व्हिच आर जनरली स्लो। हाँ सर। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। यस सर। क्यों पढ़ते हैं हम इनको अलग, इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ एलिमेंट ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी बात, इनमें कैटेनेशन की टेंडेंसी होती है। तीसरी बात, वाटर में इनसॉल्युबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल। चौथी बात, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। पांचवी बात, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। छठा, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, होमोलॉगी शो करते हैं। इसके अलावा इनकी रिएक्शन स्लो होती है और कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है, अपने साथ भी और पड़ोसियों के साथ भी, राइट? हाँ हाँ सर। सर। चलिए तो और न कम, हाँ बोल जल्दी से। सर इनकी रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए जब अपन वो इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट लगाते हैं तो उसको वाटर में हीट करते हैं। हाँ हाँ रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते नए बॉन्ड बनते हैं, यानी रिएक्शन स्लो होती है। ओके सर, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, प्यूरिफाई करना उनको। तो प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, तो देखिए प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन सी मेथड है। एक मेथड तो जैसे होगी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक। दूसरी मेथड हो गई कौन सी, क्रिस्टलाइजेशन, हाँ सर। क्रिस्टलाइजेशन। तीसरी हो गई डिस्टिलेशन। हाँ सर। चौथी हो गई डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। हाँ सर। पांचवी हो गई क्रोमेटोग्राफी। हाँ सर। ये मेथड, क्रोमेटोग्राफी से भी एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है 2 साल पहले, 1 साल पहले। अब देखिए सब्लिमेशन का मतलब क्या, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, गैस को ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। यस यस नो? सर। क्या बोला मैंने सब्लिमेशन में? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, और गैस को किस में कन्वर्ट करना, सॉलिड में कन्वर्ट करना, सॉलिड। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, राइट? यस, यस सर। ठीक है। तो जैसे ये देखिए सब्लिमेट, आपको ये दिख रही ना? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है ना? दूसरी पीडीएफ दिख रही है, दूसरी पीडीएफ? सर एनसीईआरटी दिख रही है अभी तो। हाँ करेक्ट, एनसीईआरटी। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड को आप हीट करिए तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और गैस को ठंडा करिए तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। हाँ सर। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सब्लिमेट कंपाउंड। तो सब्लिमेट कंपाउंड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सब्लिमेट कंपाउंड के एग्जांपल जैसे कि क्या हो गया, कैम्फर। हाँ सर। क्या बालक? कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर। सब्लिमेट कंपाउंड के एग्जांपल देखिए। नैप्थलीन। हाँ इधर देखिए सब्लिमेट कंपाउंड के एग्जांपल, कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, सॉलिड CO2, आयोडीन, सैलिसिलिक एसिड, एटसेट्रा। अब सपोज कीजिए मुझे I2 और NaCl को अलग करना है, तो क्या करूंगा, मैं इसको गर्म कर दूंगा तो I2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बाद में मैं कंडेंस कर लूंगा, कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लूंगा, तो I2 अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा, है ना? हाँ सर। अगर I2 और यस सर। कैम्फर को अलग करना है तो I2 और कैम्फर को सब्लिमेशन से अलग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों ही वेपर बना लेंगे, दोनों ही सब्लिमेट कंपाउंड है। एक सब्लिमेट कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा सब्लिमेट कंपाउंड नहीं होना चाहिए। आपको एग्जांपल भूल जाना चाहिए, क्या क्या है, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, सॉलिड CO2, आयोडीन, सॉलिड सैलिसिलिक एसिड। सर बस इतना ही है? बस इतनी, ज्यादा अपन पढ़ते कहाँ हैं, आज तक ज्यादा पढ़ा है क्या छोरी? नहीं सर, मतलब सब्लिमेशन बस इतने में ही होती है ना? हाँ इतनी इतनी तेली काफी है, इतनी तो पढ़ने पहले। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देख, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्यूशन को ठंडा करिए, तो ठंडा करने पर पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। यानी क्रिस्टलाइजेशन किस पर बेस्ड है, क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी। क्या बोला बालिके, क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होना चाहिए,
सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन सुटेबल सॉल्वेंट। यस नो? यस सर। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। चलो बढ़ ही लेते हैं, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया। हाँ तो सर। ठीक, तो हाइलाइटर कहाँ गया इसमें? ये क्या सर ये हाईलाइट नहीं होता, मार्क हो गया। चलो नहीं हो रहा तो नहीं होने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब इसमें देखिए, तो सॉल्युबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी में आपस में डिफरेंस होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, तो ही हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो रूम टेम्परेचर पर तो कम सॉल्यूबल हो, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो ज्यादा सॉल्यूबल हो, ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। और ठंडा करने पर जो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो पहले क्रिस्टलाइज हो जाए, है ना? हाँ सर। यस तो भाई सर। जो कम सॉल्यूबल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, हाँ सर। क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो फिल्टर करके उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, अब अगर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस काफी कम हो, उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस काफी कम हो, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन मतलब बार बार करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, कब टू कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी काफी कम हो। हैप्पी? हाँ सर। जब हम एक क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं तो कंडीशन क्या है, जो भी हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होना चाहिए, एक सब्सटेंस को ज्यादा सॉल्यूबल करे हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कंपैरिजन में, और दूसरे को कम डिसॉल्व करे, है ना? हाँ सर। इम्प्योरिटी या तो इनसॉल्यूबल हो या पूरी डिसॉल्व हो जाए, ये कुछ होना चाहिए। इसमें मदर लेकर में मतलब सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट आग ना पकड़ ले, नहीं तो वो वहीं पर क्या हो जाए, चिन चिन चिता चिता। सर तो कैंपर। और केमिकली वो रेट ना कर ले, केमिकली रेट ना करे, पता लगा बिल्ली को तुमने दूध की रखवाली के लिए भेजा, बिल्ली दूध पी गई। हाँ सर। ठीक है, तो पप्पू सर ये जैसी, इन द मदर लेकर का मतलब क्या? मदर लेकर मतलब वही सॉल्यूशन। तो पप्पू जैसी कहानी हो गई कि पप्पू तालाब में गिर गया, तो डूबने लग गया, उसके हाथ में मछली आ गई, तो मछली को उसने बाहर फेंक दिया, बोले तू तो अपनी जान बचा, मैं तो डूब ही रहा हूँ। यस सर। हाँ सर। क्या समझे? मछली को बाहर नहीं फेंकना। बाहर फेंक दिया तालाब में से, बोले उसको तू तो मार अपनी दिया। जान बचा, है ना? तो वो कहानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक, तो कॉमन सॉल्वेंट क्या होते हैं, वाटर, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इस टाइप से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में क्या देखा, जब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस ज्यादा हो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस कम हो, राइट? तो मुझे बताइए बेंजोइक और नेफ्थलीन को कैसे सॉल्व करें, अलग करें? इसके अलावा कहाँ गया शुगर और कॉमन सॉल्ट को कैसे अलग करें? हमारे पास क्या है, शुगर प्लस कॉमन सॉल्ट है, तो उसको इथेनॉल में डिसॉल्व करिए, तो इथेनॉल में क्या होगा, इस शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शुगर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेनॉल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, दोनों भाई भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे, तो NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसको बाहर कर लेंगे। दूसरा बेंजोइक एसिड है नेफ्थलीन सब्लिमेट कंपाउंड, इसको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर नहीं, हॉट वाटर में डिसॉल्व करिए, तो बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, नेफ्थलीन डिसॉल्व नहीं होगा, अलग कर लेंगे। कई बार क्या होता है, जिसको सेपरेट होना है, नहीं सॉलिडिफाई होना, उसको समझ में नहीं आता मुझे बनना क्या है। तो जिसको क्रिस्टलाइज होना है, अगर उसी के क्रिस्टल थोड़े से उसे मिला दो, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होने लगता है, उसको समझ में आ जाता, अच्छा ये मैं हूँ, मुझे ये वाला बनना था, वो फुदक फुदक के बाहर आने लगता है, भाई आया, इसे कहते हैं सीडिंग। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, सीडिंग, राइट? यस सर। हैप्पी? आगे सर। बढ़ा जाए, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया? क्या करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मिक्सचर को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जिसमें दो कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो,
जब आपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिक्सचर का बना करके ठंडा किया तो जो कम सॉल्युबल कंपोनेंट है वो पहले क्रिस्टलाइज होगा, ज्यादा सॉल्युबल वाला सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। बोले मजा आ रहा है, अभी तो टब में नहाने मजा आ रहा है, मदर लिकर बोलते हैं उसको। मदर लिकर लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लेस सॉल्युबल कंपोनेंट, लेस सॉल्युबल कंपोनेंट को आपने क्रिस्टलाइज कर लिया तो मदर लिकर बाहर रह गया, उसी में मदर लिकर में ज्यादा सॉल्युबल रह गया और कम सॉल्युबल बाहर आ गया। इसको कंपोनेंट को, लेस सॉल्युबल कंपोनेंट को फिर से कॉन्सेंट्रेट करके फिर से कूल करेंगे, फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे, नहीं बार बार ऐसा करेंगे तब तक जब तक ये दोनों अलग अलग नहीं हो जाते हैं। यस सर। यानी तब तक एक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक वो गाना गाने नहीं लग जाए, हम जुदा हो गए रास्ते खो गए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। किसमें? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, है ना? हाँ सर। एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम पर क्लोरेट और KCl, KCl ज्यादा सॉल्युबल है और KClO3 कम सॉल्युबल है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इशिका बेबी बोल, बोल बेबी बोल। सर केसी आपका नेम लिखा है। हाँ केसी तो हर जगह आएगा। इशिका सॉरी हाँ सर। बोल, समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा है। आ ही रहा है, ठीक है सर, मना तो कर नहीं सकते, आ ही रहा है ना। समझ में आ गया इतना कंसेप्ट? अब आते हैं किस पर? सिंपल डिस्टिलेशन पर आते हैं। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? लिक्विड का करते हैं। सब्लिमेशन किसका किया था? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। हाँ सर। क्रिस्टलाइजेशन किसको किया था? सॉलिड को प्यूरिफाई करना। डिस्टिलेशन किसका करते हैं? लिक्विड का करते हैं। तो डिस्टिलेशन में करते क्या है? लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना? वेपर में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। हाँ सर। वेपर को ठंडा करके नहीं, कंडेंस करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना, कंडेंसेशन। हाँ सर। ठीक है? यस सर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। चार टाइप का होता है डिस्टिलेशन। पहला कौन सा? सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? फ्रैक्शनल। तीसरा कौन सा होता है? अंडर रिड्यूस प्रेशर, अंडर रिड्यूस प्रेशर। और चौथा कौन सा होता है? स्टीम डिस्टिलेशन। इसका बेबी समझ में आया? हाँ सर। तो पहला कौन सा है अपना? पहला कौन सा है? सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ यूज करते हैं उसको देखिए। ये सिंपल डिस्टिलेशन का फोटो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं? यस सर। क्या होता है? एक कटोरा लिया, फ्लास्क लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। ये क्या है? वायर गेज यानी लोहे की जाली। ठीक है, इसमें एस्बेस्टोस लगा हुआ है ताकि यूनिफॉर्मली ये सिलेंडर गर्म हो। ये क्या है? बुनसन बर्नर, यहाँ से आग निकल रही है। इसमें आपने सॉल्ट को भर दिया है, लिक्विड का मिक्सचर ले लिया है। तो कंडीशन क्या है सिंपल डिस्टिलेशन के लिए? कंडीशन क्या है सिंपल डिस्टिलेशन के लिए? कंडीशन ये है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो, है ना? कंडीशन क्या है इसके लिए? Yes, बॉइलिंग sir. पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो तो ही सिंपल डिस्टिलेशन होगा। जैसे मेरे पास ए और बी मिक्सचर है, ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बी का मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, एक ही वेपर बनेगी, एक ही वेपर ऊपर जाएगी, इसको हम कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, बी यहीं पड़ा रहेगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये कहलाता सिंपल डिस्टिलेशन। तो देखिए जैसे ही आपने हीट किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर बनेगी, उसकी वेपर बनी, वो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, थर्मामीटर लगा हुआ है, और यहाँ से जाकर के आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या है? देखिए ट्यूब के बाहर की तरफ क्या है? एक गिलास की जैकेट लगी हुई है जिसमें पानी, यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, जिससे ये ट्यूब ठंडी की ठंडी रहे अंदर वाली। तो यहाँ से जब गैस बाहर निकलेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लिक्विड को यहाँ पर क्या कर लेंगे? रिसीवर यानी कटोरे में हम इकट्ठा कर लेंगे। यस नो? यस सर। हाँ सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते? ध्यान रखिए जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा हो तब करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन किसका करते हैं उसके एग्जांपल देखो। क्लोरोफॉर्म एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा, ईथर और टोलिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा, बेंजीन एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा। हाँ ना? सर ये तीनों में राइट साइड के समझ में नहीं आए क्या क्या है ये? क्या? क्लोरोफॉर्म ये एनिलीन, एनिलिन।
क्या होता है? अभी आएगा आएगा। क्या क्या क्या? एनिलीन क्या होता है? एनिलीन क्या होता है? बेबी, अभी आएगा सब। बेबी बेटा अभी तो बच्ची, अभी थोड़ी बड़ी होगी ना तो ये समझ में आ जाएगा। फिर से ठीक है मैं ना? और बड़ी कब होगी? तो 12th में होगी, क्योंकि 12th में आएगा ये। ओके सर। ठीक है ना? अभी तो क्या है, तो न्यू बॉर्न बेबी है। ये देख, ठीक है, समझ यस गए? सर। ये टॉल है। इशिका, हाँ सर। वही मैंने बोला कि अभी तुम लोग क्या हो, न्यू बॉर्न बेबी हो। हाँ सर। तो ये कब आएगा? ये आएंगे 12th में, कंपाउंड आएंगे। आज आईपीसी में भी आ जाएंगे, वहां भी अपन देख लेंगे। चलो बताते जाऊंगा इसको। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। कंडीशन सबको समझ में आ गई है? हाँ सर। अब हाँ देखो, सर। इतना में अगर मैं राइटिंग पैड पे लिख करके पढ़ाता, देखो कितनी थ्योरी है, लिख लिख के दिमाग खराब हो जाता है। हाँ सर। तो जहाँ सर थ्योरी बहुत ऑर्गेनिक ज्यादातर एनसीईआरटी से पढ़नी है। नहीं, अच्छे से पढ़नी है, थोड़े से अच्छे लेवल से पढ़नी होगा। ओके। ठीक है ना? तो तुम्हें जैसे बताता है वैसे करते चलो, क्योंकि अगले साल देना है तुम्हें एग्जाम, अगले साल अच्छा लेवल आएगा। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टल डिस्टिलेशन पर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो। ज्यादा ना हो, कम हो। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते 110 है। ठीक है ना? ये राम है और हाँ बी सर। क्या है? श्याम है। तुमने राम को आवाज दी, थोड़ी श्याम ने भी सुन ली, वो भी पीछे पीछे आ जाएगा। तो एक ही वेपर बनेगी, साथ में बी बोलेगा भैया मैं भी आ रहा हूं। तो अब क्या करते हैं, यस यहाँ सर। पर बीच बीच में क्या करते हैं, रुकावटें लगा देते हैं, रुकावटें पैदा कर देते हैं। क्या करेंगे हम बीच में? जैसे अगर आपके ऐसे टेबल लगा दूं मैं और बोलूं कि आपको लास्ट में बैठना है, तो आपको इसको कूद कूद करके जाओगे हर टेबल से। तो हाँ जिसमें सर। एनर्जी ज्यादा होगी वो तो कूद कांद के उधर पहुंच जाएगा, इसमें एनर्जी कम होगी, वो क्या होगा, ये नीचे रुक ढेर हो जाएगा जाएगा, वहीं। नीचे ढेर हो जाएगा। हाँ ना? यस सर। क्लियर? तो होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जगह सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस काफी कम हो। तो क्या होता है, ऐसे लिक्विड की जब वेपर बनती है सेम टेम्परेचर पर, तो उनको साइमल्टेनियसली हम कंडेंस करते हैं, तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो लिक्विड की वेपर है उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास करते हैं कंडेंसेशन के पहले। यस सर। जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पर क्या करा, एक ऐसा ही लगा दिया मैंने, बैरियर टाइप का लगा दिया, ऐसा बैरियर लगा दी बहुत सारे। तो क्या होगा कि बी मॉलिक्यूल जब जाएगा, यहाँ से गया तो यहाँ टकराया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, टकराते टकराते जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका सर टकराते टकराते वो कंडेंस होकर के यहीं नीचे आके टपक जाएगा। वो ये वाला जो है वो तो बड़ी मस्ती में ऊपर जाएगा, बोले मजा आ रहा है, बोले मैया मजा आ रहा है। और बी वाला नीचे टपक जाएगा, कहीं टपक के हाँ। नीचे यानी कंडेंस होने के लिए बहुत सारी सरफेस मिलेंगे। हाँ अब ये वाला तो कहाँ तक पहुंच जाएगा, जहां पर कंडेंसर लगा हुआ है, तो कंडेंसर यानी यहाँ से होकर के कंडेंसर के थ्रू उसको हम अलग कर लेंगे। यस सर। तो वेपर्स, इतनी बात समझ में आ गई? तो वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसकी वेपर आसानी से बनेगी नहीं, हाँ बनेगी लेकिन ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगी। तो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है उसके पहले ही वो वेपर कंडेंस हो जाएगी। तो वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो देखिए, यहाँ जो वेपर बनेगी उस वेपर में कौन से कंपोनेंट ज्यादा होंगे, ए वाले या बी वाले? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी जो ज्यादा वोलेटाइल है वो रिचर होता जाएगा, है ना? हाँ सर। बात हाँ समझ में सर। आई? हाँ सर। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट, राइट? तो जो फ्रैक्शनेटेड कॉलम है वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। ठीक है, जैसे मास्क आजकल अलग अलग डिजाइन के आते हैं वैसे। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनेटेड कॉलम प्रोवाइड्स मेनी सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर, ए वेपर जो ऊपर जा रही थी, ठीक है ना, गाना गाते हुए,
और Yes, sir. डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड, और जो लिक्विड डिसेंड होकर के नीचे बैठ रहा है उसको भी सरफेस देगा, इसको भी सरफेस देगा। कई बार क्या होता है, जो नीचे बैठ गया है, कंडेंस हो गया है, तो ये जो वेपर जा रही है ये अपनी एनर्जी इसको दे देगी, तो ये भी जाग जाएगा, ये भी जलने लगेगा, ऐसा भी हो जाएगा। यानी फाइनली यहाँ जो वेपर रहेगी उस वेपर में कौन सा ज्यादा रहेगा, जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ठीक, तो ऑन रीचिंग द टॉप द वेपर बिकम्स प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट and pass through the condenser and the pure liquid is collected in a receiver. हाँ ना? हाँ सर। Yes, sir. तो इसमें Yes, देखिए, sir. अब इसमें फोटो में देखिए, यहाँ से या तो या बेड बना हुआ है, इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बार बार पत्थरों से जब अपना सर टकराएगा तो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर के यहीं गिर जाएगा, इसी में आ जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर के पास तो सफिशिएंट एनर्जी है, तो वो तो यहाँ पर जा करके वेपर में फॉर्म में रहेगा, यहाँ से फिर कंडेंसर से कंडेंस होकर के यहाँ आ जाएगा, बोलेगा मम्मा मैं आ गया हूँ। क्यों रखा है? हाँ, ऑयल क्यों रखा है ये? कौन सा ऑयल बात? हीटिंग के लिए। डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये फूट जाएगा। फूट जाएगा। हमें एक बात बताओ, अगर अपन ठंड में अलाव जलाते हैं तो क्या करते हैं, लकड़ियां जला के उसी के ऊपर बैठ जाते हैं? नहीं सर। हैं? नहीं। गैस चालू करके उसे बैठ जाओ या तवा रख करके उसके ऊपर बैठ जाओ, आत्मा भी सीख जाएगी फिर तो। सही है ना? तो सर इसमें छन्नी लगा सकते थे ना, जैसे अरे वो नहीं, अभी छन्नी पहले इसमें लगाई क्या, थी। नहीं धीरे धीरे गर्म करना, इसमें क्या है और ज्यादा यूनिफॉर्मिटी रहेगी और धीरे धीरे हीट होगा। चॉकलेट डबल बॉयलर में पिघलाते वैसे। अब देखिए, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल को सेपरेट करना, बेंजीन और टॉलिन को सेपरेट करना, क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करना, हाँ ना? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई? हाँ Yes, सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अगला है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अंडर रिड्यूस प्रेशर का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो आपको वेपर प्रेशर भी ज्यादा चाहिए और ज्यादा वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। तो कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो फिर क्या करें, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। यस नो? हाँ सर। yes, sir. क्या यस बात, सर। क्या समझ में आया? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही या हो जाते हाँ हैं। बॉयल होने के पहले ही क्या हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोज एट या बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड को क्या करते हैं हम, जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, और कम टेम्परेचर बॉयल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। हाँ तो वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल, हाँ ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से अलग करना, ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से अलग करना। सर ये राइट? स्पेंट लाई क्या होती? स्पेंट लाई साबुन इंडस्ट्री में होता है। क्लियर? अब देखिए इसका फोटो कुछ इस तरीके का होता है। हाँ सर। यहाँ पर देखिए ट्यूब है, हाँ। यहाँ पर आपने क्या मैनोमीटर लगा दिया प्रेशर मेजर करने के लिए, और यहाँ से आपने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो यहाँ पर जो वेपर बनानी वो कम बनानी पड़ेगी क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपका कम हो गया है, T0 से कम है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको कम ही रखना पड़ेगा, तो ये वेपोराइज हो जाएगा और इसकी वेपर आकर के यहाँ पर हम उसको कंडेंस कर लेंगे। ओके? हाँ सर। तो इसके और एग्जांपल देखिए अंडर रिड्यूस प्रेशर में। एक तो हमने क्या देख लिया, ग्लिसरॉल, एक तो देख लिया हमने ग्लिसरॉल,
ठीक, दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा था हमने, और तीसरा शुगर केन जूस, शुगर इंडस्ट्री में। 3 एग्जांपल याद रखिएगा। यस नो? ओके सर। तो एनसीईआरटी से इसकी थ्योरी पढ़ना, एग्जांपल ये वाले देखना है। ओके सर। सबको समझ में आ गया? सबका साथ सबका विकास। अगला स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? अगर कोई सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल ना हो करके उसकी वेपर में सॉल्युबल हो। क्या बोला? वाटर में सॉल्युबल ना हो के वेपर्स किसमें में सॉल्युबल हो? soluble। वेपर में सॉल्युबल हो। ऐसा कुछ और रुक जा, कंट्रोल। उन सब्सटेंस को सेपरेट करने में यूज करते हैं विच आर स्टीम वोलेटाइल। स्टीम में तो वोलेटाइल हो लेकिन वाटर के साथ मिसिबल ना हो। आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओ क्या सर? ओ आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए इसमें ये क्या क्या होता है? है। देखो इसमें क्या होता है। बेबी, मैंने बोला अभी तो न्यूबॉर्न बेबी है, यस सर। 12th में आएगा, ठीक है ना। 12th में तो बच्ची, फिर नेम क्यों दे दिए 11th में? 12th में बच्ची बड़ी हो जाएगी, घुटनों के बल चलने लगेगी, ठीक है, तब हम देखेंगे। तो यहाँ देखो क्या करते हैं इसमें अपन, यहाँ वाटर ले लिया, वाटर बॉयल होगा तो वाटर की वेपर, देखिए वाटर की वेपर आई, ये वाटर की वेपर यहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब्सटेंस है जिसको हमें सेपरेट करना है। तो जैसी स्टीम यहाँ पर आएगी, स्टीम में ये वाला सब्सटेंस जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल होकर के वेपर बना करके वाटर, यहाँ पर वाटर की वेपर और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी वेपर दोनों मिलकर के यहाँ पर सिंक से यहाँ से होते हुए कंडेंसर से होते हुए यहाँ पर कंडेंस होकर के अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। क्या समझे? इशिका, तेरी आवाज नहीं आ रही है। मम्मी ने मारा आज? इशिका? नहीं सर, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है ना, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं कोई शोर नहीं हो रहा है तो बोल, ठीक है। हाँ हाँ नहीं तो अच्छा है। तो बता, पिछले इस हफ्ते में कितने बेलन खाए तूने? सर, इस हफ्ते तो नहीं खाए। नहीं खाए, चलो अच्छा। चिमटे खाए होंगे। नहीं सर। वैभव हाँ सर। कितने खाए आज? सर अपना तो रोज का कोटा रहता है। तो कोटा रहता है, चलना चाहिए, क्या है ना वो विटामिन से वो। मैंने तो वैसे भेजा था कि जिस बगिया में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। हाँ सर। तो रोकने टोकने पर समझ लेना चाहिए कि माली का काम हो रहा है, वो आपके बाग को उजड़ने से रोक रहा है। हाँ सर। ठीक है। यस सर। आपने को पप्पू नहीं बनना है कि हम तालाब में डूब रहे तो जहाँ मछली तो कभी जान बचा। हाँ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या स्टीम जनरेटर, इसमें स्टीम जनरेट हुई, स्टीम यहाँ से गई, कहाँ गई? यहाँ आई, यहाँ पर लिक्विड स्टीम में वोलेटाइल हो जाएगा और यहाँ से आकर के कंडेंस होकर के कंडेंसर में इकट्ठा हो जाएगा। कंडीशन समझ में आ गई? हाँ सर। क्या आ गई समझ में? कंडीशन। कंडीशन आई, वेरी गुड, क्या बात है, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गए, कंडीशन समझ में आ गई। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत से एग्जाम्पल है स्टीम डिस्टिलेशन के। पहला देखिए, नाइट्रोबेंजीन को सेपरेट करना, ब्रोमोबेंजीन, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में आर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम डिस्टिल होता है। एनिलीन को सैलिसल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सीएस्टोफिनॉल, एसेंशियल ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, इनको सेपरेट करने में यूज करते हैं। सर ये तो ये सारे नेम्स 12th में जाके याद करने। नहीं, बालिक याद करना है। मम्मा 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 अभी शुरू में बोलने लगते हैं बच्चे। न्यूबॉर्न बेबी भी 6 महीने बाद मम्मा मम्मा बोलने लगते हैं, तो 6 महीने ज्यादा की हो गई है। सर इसको बोलने ठीक है में ना? भी जीव नहीं, नहीं पलती। बोलने लगता, हाँ तब बोलने आया तो बोलना शुरू कर दे। समझ गए इसका? हाँ सेंटेंस बोलना सर। शुरू कर देना है। जो छोटे बच्चे बोलते हैं बेटा टीथ कहाँ है, बोलते ई, आई कहाँ, ई, नोच कहाँ, ए, बस तो 4 ऑप्शन आए, बोलेगा वहां तो हाइड्रोक्सिस्टोफोन कौन, ए,
ऐसा करना है। अब अगला है कौन सा, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रोप क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते, जैसे कि अगर हम वाटर और अल्कोहल ले लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका लगभग 70 मतलब 80 के लगभग है बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम वेपर बनाएंगे तो इसकी वेपर जल्दी बनेगी, इसको हम 100% अलग कर सकते हैं, लेकिन 100% ये अलग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब वाटर 4.13 हो और ये अल्कोहल 95.87% हो, तब ये दोनों कसम खा लेते हैं कि अब जमाने का कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। यस सर। और क्या होता है, लिक्विड में इनका ये रेशो है, जब ये वेपर बनाते हैं तो वेपर में भी ये मॉलिक्यूल इसी रेशो में बाहर निकलते हैं। तो इनका एक ही फंडा होता है, छोड़ेगा ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक। ये जो ट्रॉपिक सी तो गाना बना। यस सर। आगे बात समझ में। तो ये जो टॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, वो मिक्सचर जिनका कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में दोनों में ही सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। चाहे किसी भी टेम्परेचर पर आप बॉयल करो, जमाने की कोई सी परेशानी आ जाए, जमाना कितना भी बेरहम हो जाए, लेकिन ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है। Yes, इनको sir. अलग अलग करने के लिए दूसरी मेथड यूज करते हैं। तो क्या करते, दूसरी मेथड यूज करने के लिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कोई तीसरा मिला देते हैं। ठीक है ना, कोई तीसरा मिला देते हैं, मतलब हम तुम और वो। क्या कंडीशन हो गई यहाँ पर, हम तुम और तीसरा कौन, वो। बस जो वो आता है ना, वो हम तुमको अलग अलग कर देता है, हम अलग हो गए तुम अलग हो गए। अब वो यहाँ पर कौन है वो देखिए, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइएथाइल ईथाइल। ये क्या करता है एक्चुअल में, पार्शियल प्रेशर को कम कर, एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को कम कर देता है, जिससे जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उसका सफिशिएंटली, और दूसरे कंपोनेंट को हम अलग कर लेते हैं। जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कम करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो वेपोराइज नहीं होकर के दूसरी वेपोराइज हो जाएगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि लो बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या करते हैं, डिप्रेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल मोर देन दैट ऑफ वाटर। अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, जबकि ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल उल्टा करेंगे, पानी के पार्शियल प्रेशर को कम कर देंगे, अल्कोहल का उसके कंपैरिजन बढ़ जाएगा। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, हाँ ना। Yes, sir. बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ ठीक। सर। अब स्टीम डिस्टिलेशन में एक चीज मुझे और बतानी थी। स्टीम डिस्टिलेशन में हमें क्या चाहिए था कि जो टोटल प्रेशर था वो किसके बराबर होना चाहिए था, पानी प्लस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन दोनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर। तो पानी का पार्शियल प्रेशर, पानी का तो ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, मैक्सिमम वेपर इसकी रहेगी। तो अगर टोटल प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर अगर हमें वेपर प्रेशर करना है तो हमें इसकी बहुत ही कम वेपर बनाने की जरूरत पड़ती है। कम वेपर बनाने पर भी इन दोनों का सम मिला करके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होकर के वो जल्दी से बॉयल हो जाता है, राइट। हाँ सर। और Yes, कितने sir. टेम्परेचर पर, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। Okay, sir. देखो ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी को जल्दी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। P1 is lower than P, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point. तो मिक्सचर में अगर एक वाटर है और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो मिक्सचर विल बॉयल क्लोज टू बट बिलो, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर का बॉयल होने लगता है। एनिलीन वाटर मिक्सचर को सेपरेट करना, ओके। Yes, sir. अब नेक्स्ट Yes, sir. मेथड है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कब यूज करते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है तो इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी हमारे पास विद एक्वस मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड है
तो एक दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं। कंडीशन है कि एक्वस और इस सॉल्वेंट दोनों आपस में सॉल्यूबल नहीं होने चाहिए, नॉट सॉल्यूबल, दोनों आपस में सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसको इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, एक्वस अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट तो अलग ही रहेगा। और में कंपाउंड सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होना चाहिए, ना कि वाटर। जब ऐसा होगा तो ऐसी दो लेयर बन जाएंगी, वाटर की लेयर अलग हो जाएगी और में कंपाउंड की लेयर अलग हो जाएगी, राइट। हाँ सर। हाँ फिर एक सर। सेपरेटिंग फनल हमारे पास होती है। सेपरेटिंग फनल कैसी होती है, यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा होता है, हाँ इसमें सॉल्यूशन को डाल दीजिए तो दो लेयर वाला सॉल्यूशन हो गया, एक लेयर हो गई, एक लेयर हो गई। हाँ तो सर। यहाँ से नल खोल देते हैं, नल खोल देंगे, जब तक ये बाहर निकल रहा है नल खोल कर रखो, ये निकल जाए, ये निकलने लग जाए तो नल बंद कर दो, दोनों अलग अलग हो गए। हाँ सर। तो सर साथ में डालने का ही क्यों? अरे अगली पहले और ने कंपाउंड वाटर में था, अब और ने कंपाउंड सॉल्वेंट में चला गया, तो एक लेयर तो किसकी बनेगी, और ने कंपाउंड और सॉल्वेंट की, और एक लेयर किसकी बनेगी, वाटर की, वाटर को अलग कर दो। अब बचा हाँ ही, सर। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल होता है, वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। सर हाँ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट में हाँ सॉल्युबल है, हाँ, मतलब कि वो वाटर में भी पहले सॉल्युबल था। वाटर में कम सोल्यूबल रहे, मतलब और सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल रहे। अच्छा, और वाटर और सॉल्वेंट मिसिबल हो इट गए। इज मोर सोल्यूबल, इट इज मोर ज्यादा वाला, मोर सोल्यूबल देन इन वाटर। हैप्पी। हाँ सर, तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। अबे वाटर से ज्यादा सोल्यूबल है। अच्छा, सॉल्वेंट विच इज मोर सॉल्युबल। ओके ठीक है सर। एक राज की बात बताऊं, 11th के बोर्ड लेवल पे एक चैप्टर हटा दिया है अभी इस साल के लिए। हाँ कौन इतना सा? इतना पोर्शन कितना पढ़ा रहा हूँ, हाँ। लेकिन कॉम्पिटिटिव में है, अगले साल नहीं हटाएंगे, वापस आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड लेवल पे नहीं है, 11वीं के एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला कोर्स। कौन सा वाला चैप्टर सर? चैप्टर नहीं पगली, है जो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ अरे हाँ। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? हाँ सर। क्रोमेटोग्राफी को स्वेट साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? राइट साइंस। स्वेट ने। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। ग्राफी का मतलब होता है डेवलपमेंट। हाँ इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए, कंपोनेंट को सेपरेट करने में, हाँ सर। प्यूरिफाई करने में, हाँ सर। या प्यूरिटी टेस्ट करने में यूज करते हैं, हाँ तीनों में यूज करते हैं। सर, आज हमने क्रोमेटोग्राफी की। वेरी गुड। चल तो क्वेश्चन तेरे से पूछेंगे। हाँ सर। सेपरेट करने में, प्यूरिफाई करने में, या प्यूरिटी टेस्ट करने में इसका यूज करते हैं। नेम क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आया? ये आया ग्रीक वर्ड से। एनटी वाले ऐसे ही पूछ लेते किस वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया, उन मूर्खों कोई भरोसा नहीं, दोहराऊं कहीं से भी यस क्वेश्चन सर। बनाना। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर, क्योंकि पहले पहले जो मेथड बनाई गई थी कलर सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए बनाई गई थी, जो प्लांट्स में मिलते हैं। अब इसमें क्या होता, दो फेज होती है, एक तो होती स्टेशनरी और एक होती कौन सी, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज। दो फेज होती है, स्टेशनरी और मोबाइल। नाम हाँ। से पता लग गया, स्टेशनरी मतलब फिक्स है, मोबाइल मतलब घूमती फिरती रहती है। हाँ सर। तो यहाँ यस पर सर। स्टेशनरी फेज क्या हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है ना। हाँ और सर। मोबाइल हाँ। फेज क्या हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है मोबाइल फेज। अब दोनों को इनको अलग अलग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, जो भी कंपोनेंट है उनको अलग अलग करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इसलिए मूविंग फेज को हम बोलते हैं मोबाइल फेज। अब प्रिंसिपल सर कौन ये सा है, नेम किसने रखा था? अरे तेरा नाम किसने रखा है? कहानी। फिर मैं होता तो क्या नाम रखता पागल। है? गधी। अच्छा। नहीं तेरा था, देख।
तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा होता है क्रोमेटोग्राफी में, उसके बेसिस पर 2 टाइप का होता है, एडजॉर्शन क्रोमेटोग्राफी, हाँ सर। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हाँ एडजॉर्शन और पार्टीशन, ध्यान से समझना, क्वेश्चन इस पे से पूछा जा चुका है, एनटीए ने पूछा है। ये कल तक ही तैयार हो जाना चाहिए। रिवीजन पे ध्यान दो, सभी रिवीजन पे जो पढ़ लिया उनको रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो। अब एडजॉर्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये किस पर बेस्ड है, जो भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग एडजॉर्बेंट पर बेस्ड है। एडजॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज है ना, स्टेशनरी फेज। एडजॉर्बेंट का मतलब क्या, जिस पर एडजॉर्शन यानी चिपकना, एडजॉर्शन का मतलब चिपकना यानी कलेक्शन। तो एडजॉर्बेंट पर कौन जल्दी एडजॉर्ब हो रहा है, कौन देर से एडजॉर्ब हो रहा है, तो रेट ऑफ एडजॉर्शन पर बेस्ड है। एडजॉर्बेंट हम क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिना यूज करते हैं। तो मोबाइल फेज को जब हम अलाउ करते हैं, मूव कराते हैं, तो स्टेशनरी फेज का मतलब एडजॉर्बेंट, तो उस पर जो अलग अलग कंपोनेंट है वो अपनी चेयर पे आकर के बैठ जाते हैं स्टेशनरी फेज पर। अब जब वो स्टेशनरी फेज पर बैठते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 मेन टाइप की क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर यूज करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी TLC। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखिए इसमें क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये ग्लास जैकेट है। हाँ सर। इसमें स्टेशनरी फेज का कॉलम बना देते हैं, ये स्टेशनरी फेज है। ओके। ठीक है शिका। हाँ सर। स्टेशनरी फेज का कॉलम बना दिया। अब हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें A और B और C कंपोनेंट है, तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी सॉल्वेंट डाल देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन को इसके ऊपर डाल देंगे, सॉल्यूशन यहाँ हो गया, हो गया। यस सर। अब फिर क्या करते हैं, इसमें कोई सॉल्वेंट ऊपर से डालते हैं। सॉल्वेंट जो डालते हैं उसे हम कहते हैं इल्यूएंट, ठीक है। हाँ। तो सॉल्वेंट क्या है, मोबाइल फेज है। सॉल्वेंट नीचे आएगा। हाँ सर। एक गाना गाएगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ गया। तो ए और बी और सी देखेंगे, अच्छा गाड़ी जा रही है, तीनों भी उसके साथ चलने लगेंगे। पता लगा ए कहीं यहीं बैठ गया, सी यहाँ कहीं बैठ गया, बी यहां तक आ गया, तो ज्यादा कौन चला, सी, बी। तो हम क्या बोलेंगे, बी के बैठने की टेंडेंसी मतलब एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी कम है। कौन जल्दी एडजॉर्ब हुआ, ए। जो जल्दी रुक गया मतलब वो एडजॉर्ब हो गया, नहीं बैठ गया। हाँ हाँ ना। यस सर। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, ऐसे कलर्ड बैंड मिलेंगे, कलर्ड बैंड मिलेंगे। मिल गया कलर्ड बैंड, ABC मिल गया कलर्ड बैंड। फिर क्या करते हैं, इस गिलास जैकेट को फोड़ लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस बैंड को, इसको नाइफ से कट करके अलग अलग सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेते हैं और इनको डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर से। ओके। तो ये जो कुछ बन गया इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ सर आ इस गया। पर बेस्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच द कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब, हाँ। मोस्ट रेडिली एडजॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप, यानी जहां से चला उसके नजदीक रहेगा। हाँ। Others come down to various distances in the column. हाँ। क्या बात समझ में आई। हाँ सर आ गई। यस सर। यस सर। हाँ। अब दूसरी कौन सी है, TLC यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखिए क्या करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में गिलास प्लेट लेते हैं, गिलास प्लेट लेकर के उसमें एडजॉर्बेंट की कोटिंग कर देते हैं। कर दी एडजॉर्बेंट की कोटिंग। यस सर।
अब जिस सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना करके ऐसा एक पॉइंट यहाँ नीचे रख देते हैं। रख दिया? हाँ सर। नीचे रखने के बाद इसको इसमें लटका देते रख देते हैं। हाँ सर। जब रखो तो ध्यान रखना एक फ्लास्क है, फ्लास्क में यहाँ सॉल्वेंट भरा हुआ है, क्या मोबाइल फेज है। हाँ सर। ये मोबाइल फेज है। तो स्टेशनरी फेज क्या है जो आपने कोटिंग की। तो जब रखो तो सॉल्वेंट को रेड जो स्पॉट है ना इस स्पॉट को टच ना करे। कर रहे हैं ये सैंपल स्पॉट। ओके। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बेस लाइन है। तो बैठ जा तो इसमें से जो भी कंपोनेंट होंगे वो अलग अलग पॉइंट पर जाकर के एब्जॉर्ब होंगे। एक कहीं यहाँ आ गया, दूसरा कहीं और आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, और सॉल्वेंट मान लीजिए यहाँ तक आया। तो देखो सॉल्वेंट कहाँ तक मूव करा, सॉल्वेंट ने यहाँ तक मूव करा, ये सॉल्वेंट की लाइन है। तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाय। इसमें से एक कंपोनेंट मान लीजिए यहाँ तक आया था, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स। बी कंपोनेंट यहाँ तक आया, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डैश। तो एक वैल्यू होती है रिटार्डेशन फैक्टर या आरएफ वैल्यू। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। हाँ ना। अगर आरएफ की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी ज्यादा है। एक्स की वैल्यू ज्यादा है मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसका मतलब क्या, उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम है। हाँ ना। हाँ सर। ऋषिका। हाँ सर। ये तो बहुत मारूंगा सर। मैं दिखाऊं वो स्लिप क्रोमैटोग्राफ। रुक जा, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। अब कई बार क्या होता है जो कंपोनेंट है जो सेपरेट हुए वो हमें नजर नहीं आती है, तो विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं है तो फिर क्या करते हैं, फ्लोरेस इन अल्ट्रावायलेट लाइट, उसमें देखते हैं ये आप ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस प्लेट को हम कहाँ कर रखते हैं, यूवी लाइट में रखते हैं तो विजिबल हो जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, एक कवर्ड जार में रख देते हैं जिसमें थोड़े से आयोडीन के क्रिस्टल हो। तो कंपाउंड स्पॉट ऑफ कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन, तो वो ब्राउन कलर के दिखने लगते हैं। या कोई इसके ऊपर कोई ऐसा रिएजेंट स्प्रे कर देते हैं प्लेट पर जिससे कि वो कलर्ड हो जाए और हमें नजर आ जाए। हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। जैसे कि अमीनो एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, अमीनो एसिड में बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विथ निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। ब्लू कलर दे देगा। सर ये हमने यूज किया था प्रोटीन के। हाँ सर। प्रोटीन की टेस्ट है वो, निनहाइड्रीन टेस्ट। अब दूसरी कौन सी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हाँ सर। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक किस पर बेस्ड है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phase। दो फेज के बीच में डिफरेंशियल पार्टीशन करना, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने करा होगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज करते हैं, हम कहते हैं वार्टमैन पेपर है क्रोमेटोग्राफी पेपर। उस पेपर की खास बात है कि उस पेपर में जो छोटे छोटे होल होते हैं उसमें पानी यानी वाटर ट्रैप होता है। हाँ सर। जो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन तैयार हो गया ना ऑब्जेक्टिव में, एक एक लाइन ध्यान से रीड करना है आपको, है ना। तो ऐसा क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लेते हैं भाई, जो हमने प्लेट बनाई थी ना वहां पर, प्लेट की वजह पेपर ले लिया, बाकी कहानी वैसे की वैसी है। पेपर को क्या कर देंगे, पेपर में यहाँ पर स्पॉट लगा करके, यानी जो मिक्सचर टू बी प्यूरिफाई सेपरेटेड उसको हम स्पॉट बना देंगे यहाँ पर। तो इस पेपर को इस जार में हम लटका देंगे, है ना। तो यहाँ सॉल्वेंट में रख देंगे तो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, तो इसमें जो कंपोनेंट है वो भी ऊपर जाएंगे।
The solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot. तो पेपर क्या करेगा? selectively retain different component according to their different partition in the two phases. अब जब पेपर स्ट्रिप जब डेवलप हो जाती है तो उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफ ग्राम। तो जो सेपरेट स्पॉट है वो कलर्ड होते हैं, विजिबल होते हैं अलग अलग हाइट पर, उनको हम डिस्टेंस मेजर करके RF वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर कलरलेस है तो यूवी लाइट में उसको देखिए, या फिर कोई रिएजेंट का स्प्रे कर दिए जिससे कि वो कलर्ड हो जाए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। यस सर। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ सर। अगली है कौन सी? केमिकल मेथड। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो अगली मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? केमिकल यूज करते हैं जैसे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है? जिसमें इथेनॉल इतना परसेंट, वाटर इतना, यानी इथेनॉल लगभग 95.4% और वाटर 4.6% हो, उसे हम कहते हैं क्या? रेक्टिफाइड स्प्रिट। ओके। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट में हम क्या करते हैं? क्विक लाइम यानी CaO रख देते कई घंटों के लिए और रिफ्लेक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो रेक्टिफाइड, इसमें जो भी वाटर होगा, वाटर CaO से रिएक्शन करके ये बना लेगा, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा उसका डिस्टिलेशन कर लेते हैं, अलग हो जाता है अल्कोहल। तो 100% अल्कोहल मिल जाएगा हमें। तो 100% जो प्योर अल्कोहल मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। हाँ सर। कौन सा अल्कोहल? एब्सोल्यूट। फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे सेपरेट करना? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिजोल्व होकर के अलग हो जाएगा, फिनॉल रेट नहीं करके, फिनॉल रेट नहीं करेगा तो वैसे का वैसे रहेगा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ब्रिज के फॉर्मेशन देगा ना? हाँ, तो उसमें डिजोल्व रिएक्शन कर लेगा ना वो। हाँ। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। यस सर। अब नेक्स्ट इसको ड्राई कैसे करना ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, समझ में तो आ गया ना? आज मैंने PDF से पढ़ाया था। हाँ सर आ गया। और ड्राई कैसे करना? देखो, जो तुम्हारे पास मॉड्यूल है उसमें मेरे ख्याल से 13 नंबर का मॉड्यूल होगा या 12 नंबर का, ऐसा कोई मॉड्यूल होगा, 12 या 13 में। मॉड्यूल है उसमें कौन सा? POC है। कौन सा? 10 नंबर का मॉड्यूल, उसमें POC है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, ये वाला पोर्शन किस में है? सर यही वाला पोर्शन उसी में है। 10 नंबर के मॉड्यूल में देख लेना। ओके सर। ठीक है, और NCERT में है, उसमें से पढ़ डालना। ड्राई कैसे करना ऑर्गेनिक कंपाउंड को? ड्राई करने के लिए उसको गैस पे नहीं चढ़ा देना क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ सर। तो लिक्विड को कैसे ड्राई करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के कांटेक्ट में रख दिए, जिसे बोलते हैं डेसिकेटिंग एजेंट, और वो भी कैसा होना चाहिए? केमिकली रिएक्शन ना करे, हाँ सर। तो ड्राई हो जाएगा। कॉमनली यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से? क्विक लाइम, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, फ्यूज्ड कॉपर सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या KOH, मेटालिक सोडियम और पोटेशियम यूज करते पूछते हैं। सॉलिड के लिए क्या करते हैं? या तो फिल्टर पेपर में प्रेस करके रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, ठीक। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो आसानी से डिकम्पोज ना होते हो उनको हम स्टीम या ओवन में टेम्परेचर मेंटेन करके रख देंगे। ड्राइंग एजेंट रख देंगे, फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेट एस्टेरोस्कोर, P4O10 या सॉलिड KOH या NaOH। हाँ सर, P4O10 का भी है। ठीक है? हाँ सर। यस सर। हाँ इस तरह सर। से इनको ड्राई करते हैं। अब एक क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्राइटेरिया? उस क्राइटेरिया को देखिए, कैसे पता लगेगा प्योर हो गया कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट कैसे है? देखिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए नमक हमारे पास है, जो प्योर नमक है, और एक हमने अभी अभी सैंपल लिया है जो प्योर किया है, वो सैंपल, थोड़ा सैंपल और थोड़ा प्योर नमक दोनों को मिला दीजिए। मिला करके अब इसको मेल्ट कर लीजिए। तो अगर वो उसी टेम्परेचर पर मेल्ट होता है इस पर प्योर मेल्ट होता हो, ये सैंपल भी प्योर था, लेकिन अब उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर मेल्ट होता है तो सैंपल प्योर
नहीं था। ओके सर। हैप्पी। अब Yes, बॉइलिंग sir. पॉइंट रिलायबल टेक्निक क्यों नहीं है? क्योंकि कई लिक्विड ऐसे हैं जो एक दूसरे लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ एजियोट्रॉप बना लेते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी ज्यादा सही नहीं है। ठीक। हाँ सर। अब क्वेश्चन दिया, वाटर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट बाय मींस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वाई? क्यों रिमूव नहीं कर सकते हैं? इसलिए रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? जो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करते हैं, जिसके लिक्विड में और वेपर में दोनों में ही उनका कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है। हाँ सर। ये बात Yes, क्लियर हो sir. गई? हाँ सर। स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर क्यों बॉयल होता है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल होता है? दो लिक्विड के प्रेशर के इक्वल, जिसमें से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? वाटर का होता है। तो लिक्विड के लिए हमें बहुत ही कम प्रेशर की जरूरत पड़ती है, यानी बहुत कम प्रेशर मतलब बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। Yes, sir. ये बोर्ड लेवल टाइप के क्वेश्चन हो गए, छोटे मोटे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ सर। Yes, sir. कोई हाँ डाउट? सर। नहीं सर। कोई डाउट आपके नहीं। पूछूंगी।